जय हिंद। आज हम देखेंगे आपभाव का नियम। सबसे पहले ये जानें कि आपभाव के नियम की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको एक बात पता होगी, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बोर का नियम, बोर का मॉडल पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने क्या देखा था, एक बीचों बीच हमारे पास में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, P+ और N0, ये हमारे पास में नाभिक है। क्या हमारे पास में ये नाभिक है? ये नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। इन कक्षा में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं। क्या घूमते रहते हैं? इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। अब इनके चक्कर लगाने के प्रोसेस बता दिया था, किसने बता दिया था? नील्स बोर ने, कि ये चक्कर कैसे लगाते, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये चक्कर लगाते हैं। अब एक बात और इन्होंने बताई थी, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। जैसे कि पहली कक्षा की बात हम करें तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, दूसरी में 8 होती है और तीसरे में ऐसे बढ़ते जाते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम क्या होता है? 2n²। 2n² एक फॉर्मूला है, तो इससे हम इलेक्ट्रॉन का पता लगा सकते हैं किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। n का मतलब होता है कक्षा की संख्या कितनी है। जैसे कि हमें पहली कक्षा के लिए देखनी है, मान के चलिए पहली कक्षा हमारे पास ये है। पहली कक्षा के लिए देखना है तो हम क्या करेंगे, 2 गुणित n का मान रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 गुणित 1 बराबर कितने हैं, मतलब पहली कक्षा में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन भराएंगे। हमें दूसरी कक्षा में देखने हैं तो n बराबर हम रखेंगे 2, मतलब 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 × 4 = 8। अर्थात दूसरी कक्षा में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन भराएंगे। ये तो इन्होंने बताया था परमाणु मॉडल। अब इन्हें हम कैसे जमाएं कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इसके लिए आपभाव नियम आया। क्या है आपभाव नियम? ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे, ये एक आपभाव जर्मन शब्द है। कहाँ का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है क्रमिक रचना करना। क्रमिक रचना करना अर्थात किसी भी चीज़ को सजावट करना। जैसे कि हम अपने मकान वगैरह को सजाते हैं, वैसे ही इन इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे सजा सकते हैं, उसके लिए ये नियम आया, जिसे हम बोलते हैं आपभाव का नियम। तो इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होगा वो होगा बढ़ती हुई ऊर्जा के साथ। अर्थात पहले जो एनर्जी होगी, पहले एनर्जी कम होगी, दूसरे में एनर्जी कुछ ज़्यादा होगी, फिर एनर्जी कुछ ज़्यादा होगी। अर्थात पहले कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर थोड़ी ज़्यादा एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर और ज़्यादा एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है? तो इसलिए जो आपभाव का नियम होता है, इसलिए इसे n+l नियम भी कहते हैं। n+l नियम। आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो पूछ सकता है कि आपभाव का नियम क्या है, एक्सप्लेन कीजिए, या फिर आपसे पूछ सकता है n+l नियम क्या है, इसको बताइए। n+l नियम क्या है, इसको बताइए। तो n+l नियम कुछ अलग से नहीं, ये नियम आपभाव के नियम का ही दूसरा नाम है। किसका नियम है? आपभाव का जो नियम था उसका ही दूसरा नाम है n+l नियम। अब यहाँ पे जो n है, ये है कक्षा की संख्या। क्या है? कक्षा की संख्या। n क्या है हमारे पास में? कक्षा की संख्या। और जो l है, l का मान हर एक कक्षा के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि s जो हमारे पास में होता है, s के लिए 0 मान होगा, p के लिए 1 होगा, d के लिए 2 होगा और f के लिए 3 होगा। कितना होगा? 0, 1, 2, 3। अब ये मैंने कैसे लिखा, इसको देखिए। मान के चलिए हमारे पास में ये बीचों बीच नाभिक है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है। क्या हमारे पास में कक्षा है, जो कक्षा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब बोर ने मॉडल बताया तो इन्होंने बताया था KLMN करके, मतलब पहली चौक उसका नाम है K, दूसरी का L, तीसरी का M और लास्ट वाली का नाम बताया था उन्होंने N। क्या बताया लास्ट का? N। अगर हम नंबरिंग की बात करें तो इसको 0 नाम मत दिया, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और आगे बढ़ते चले गए। इसी हिसाब से आपको एक बात याद रखनी है, S का मान 0, P का मान 1, D का मान 2, F का मान 3। ये काय का मान है? L का। देखिए L एक क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर के बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे। अभी आप ये बस याद रखिए, L का मान की बात करें, अगर S है तो 0 होगा, P है तो 1 होगा, D है तो 2 होगा और F है तो 3 होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम ऊर्जा के क्रम में देखना, तो हम ऊर्जा के क्रम में इसको कैसे भरेंगे। देखिए, जैसे कि हमारे पास मान के चलिए, हम फिर से बता रहे हैं, ये हमारे पास में एक नाभिक है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। अब इसके चारों तरफ हमारे पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे हमारे पास में? इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। ये हमारे पास कक्षा पहली है, ये हमारे पास कक्षा दूसरी है और ऐसे हमारे पास में कक्षाएं आती जाएंगी। अब जो नंबर होगा उसके हिसाब से हमारी कक्षाएं आएंगी।
अब हमें क्या देखना है, जैसे कि अब भरने का क्रम क्या है वो देखिए। जैसे कि हमें लिखा है लिथियम, क्या हमारे पास में लिथियम। आपको सबसे पहले लिथियम का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए कि जो लिथियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, तो नीचे लिखेंगे हम इसका परमाणु क्रमांक। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, अर्थात हमें चाहिए 3 संख्या, मतलब हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो हम क्या करेंगे 1s2 2s1, यहाँ तक ये हमारा हो गया। अब आपको ये नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है, ये कैसे लिखा है। तो यहाँ पे एक बात समझिए, जो S होता है, S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं 2। S में एक डिब्बा पाया जाता है, इसमें भराए जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। जो P होता है, P में भराए जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसमें कितने कक्षक होंगे, 3 होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसका अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये मैंने सीधा बनाया, इसको उल्टा क्यों बनाया है। ये हुंड के नियम से आया है, हुंड का नियम। अभी हुंड का नियम क्या होता है इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी आप ये देखिए, पी में कितने 6 इलेक्ट्रॉन भराएंगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारे पास डी आ जाएगा, डी में भराएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ जो एफ में भराएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। अभी आपको याद कैसे रहेंगे किस में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे, तो इसलिए आप एक ट्रिक याद रखिए। जो एस है, एस का आप याद रखिए, एस में भराएंगे 2, कितने भराएंगे 2, 2 में प्लस कीजिए 4, कितने हो गए 6, तो मतलब पी में भराएंगे 6, प्लस कीजिए 4, कितने हो गए 10, मतलब डी में कितने भराएंगे 10, प्लस कीजिए 4 हो गए 14, मतलब एफ में कितने भराएंगे 14। तो आप इससे याद कर सकते हैं इस ट्रिक से कि 2 4 क्या हो गए 6, 6 4 10, 10 और 4 14, मतलब पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा, ठीक है। ये देखिए वही लिखा है, आफबाउ सिद्धांत को n+n नियम भी कहा जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया है। इसके अंतर्गत हमें क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले जो n है, n क्या हमारे पास में कक्षा की संख्या है, और दूसरी जो l है, l का मान हमेशा हर एक संख्या के लिए अलग अलग होगा। ऐसे तो s के लिए 0, p के लिए ये मैंने बताया था पीछे, s के लिए क्या बताया था 0, p के लिए बताया था 1, d के लिए बताया था 2, और f के लिए बताया था मैंने 3। अब हम इसको निकालते कैसे उसको देखिए। जैसे कि हम अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या देखिए 1s 2s 2p 3s 3p। अब 3p के बाद 3d आना चाहिए, 3p के बाद क्या आना चाहिए 3d। यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास है 1s है, 2s 2p 3s 3p, और यहाँ पे आ गया 4s, और यहाँ पे आया है 3d। अब यहाँ पे डिस्कशन करने वाली बात यह है कि 4s जो है कक्षा 4 3 से बड़ी है, तो इसको बाद में आना चाहिए थी, लेकिन ये 3d से पहले कैसे आ रही है, पहले कैसे आ रही है, इसी के बारे में हम जानते हैं। तो इसके लिए कौन सा नियम लगाएंगे हम, n+n नियम। सबसे पहले हम लगाते हैं 4s के लिए n+n नियम, n+l नियम। किसके लिए लगा रहे हैं, 4s के लिए। अब देखिए n का तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सबसे पहले दिख रही है n क्या हमारे पास में 4 है, तो हम 4 लिखेंगे, प्लस l मतलब s है, तो s के लिए l का मान क्या होगा 0 होगा, तो 4 + 0 = क्या होगा 4 होगा। अब हम जो n+l नियम देख रहे हैं किसके लिए देखेंगे, अब हम देखेंगे 3d के लिए। किसके लिए 3d, यहाँ हमारे पास में 3 है, क्या है 3। अब d के लिए मान क्या होता है, ये देखिए d के लिए मान होता है 2, 2 का नहीं, 3 और 2 हो गए 5। अब ये बताइए आप 4 बड़े या 5 बड़े, तो आप बोलेंगे 5 बड़े हैं, इसलिए हमने जो 3d है 3d को 4s के बाद में लिखा और 4s को पहले लिखा। ये हमारे पास है n+l नियम, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये n+l का मान क्या है, पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं। अब देखिए जो आफबाउ का है शॉर्टकट, अगर आपको ये मेथड याद नहीं हो रहा n+l का, अगर पूछता है तो आपको तो लिखना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो उसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखना कैसे। उसके लिए आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1s लिखेंगे, फिर 2s 2p, एक एक करके बढ़ाते जाना है, 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। अब एक एक करके हमको कम करते जाना है, 5s 5p 5d 6x
6p7s। अब कुछ नहीं करेंगे हम इसको, सबसे पहले क्या है ये ऐसे करना है, एक एक करके हमको नीचे आते जाना है। मतलब जो हम क्रम देख रहे हैं ये वही क्रम मिलेगा जिस क्रम में हमें लिखना है। ये देखिए, ये मान के चलिए हमारे पास में है एस के लिए, ये एस है ग्रुप पूरा, ये पी ग्रुप है, ये डी ग्रुप है और ये एफ ग्रुप है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें, इसमें, इसमें। अब हमें लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, ऐसे करके हम लिखते जाएंगे। अब हम देखते हैं सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होता है, वो कैसे होगा। ठीक है, आप इसको ज्ञात कीजिए। अब इसमें कुछ होते हैं अपवाद। क्या होते हैं? अपवाद। हम अपवाद को देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी जैसा हम लिख रहे हैं ये तो ठीक है। एक होता है क्रोमियम Cr। क्रोमियम का अगर हम देखें परमाणु क्रमांक तो होता है इसका 24। कितना होता है? 24। इसके लिए सबसे पहले हम बना के देखते हैं क्या होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अभी हम गिनते हैं हमारे पास में कितने हुए। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। अब हमें कितने और चाहिए? 4 और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 चाहिए। हम नॉर्मल अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमें लिखने चाहिए 3d4। तो हमारे कितने हो जाएंगे? हमारे पूरी तरह से बन रहा था। जब हम नॉर्मल बनाएंगे ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे बनेगा। लेकिन इसमें अब बात की बात यह है कि यहाँ पे है 3d4। अब यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन बनाते हैं ये, तो यहाँ पे इनका मानना होता कि या तो अर्धकक्षक हो या फिर पूर्ण कक्षक हो। इनका मानना ये होता है कि या तो ये जो डी है, डी में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। कितने होते हैं? d10। या तो ये डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर आगे पीछे हो रहा तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन तो कम से कम होने चाहिए। अगर मान के चलो डी में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो चल जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पे डी में 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक यहाँ से उधार ले लेगा। इसलिए क्या बन जाए 4s1 और यहाँ पे 3d5। ये अपना सही आंसर आ जाएगा।